एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में यूनिट पेपर 2 पार्ट 2 के यूनिट 2 से रिलेटेड है, जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपने आंसर में बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको टॉपिक से भी बता दूंगी कि किस टॉपिक में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने जब बजट पेश किया तो एक मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में कुछ पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। सुशासन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं और देश भर में सुशासन का प्रतिरूप स्थापित किया है। क्या क्या नवाचार मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है? तो देखिए, सुशासन संस्थान की स्थापना की है। सुशासन संस्थान को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी नीतियों का विश्लेषण करेगा, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और शिक्षा के साथ किस तरीके से साझेदारी करके सुगमता लाया जा सकता है, इसका निर्माण सुशासन संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। फिर जो मध्य प्रदेश सरकार जिसके लिए बहुत अधिक चर्चित रहती है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नियम बनाने वाली सरकार बनी थी। फिर इसकी उपलब्धियां और इसकी सफलता को देखते हुए विभिन्न सरकारों ने, अन्य राज्यों ने भी इस स्कीम को अपनाया। जन याचिका बनी जन अधिकार। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने राज्य की सेवाओं का उचिततम तरीके से लाभ उठा सके। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया, जिसमें शासकीय व्यवस्था में पारदर्शिता हो और नागरिकों को तक उचित सेवा मुहैया हो सके। फिर एक और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही इनोवेटिव पहल है जिसका नाम है सीएम हेल्पलाइन, जिसमें 181 पर आप अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत ऑनलाइन आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसका यूज़ शायद आप लोगों में से भी कई लोगों ने किया होगा। फिर सुशासन की दिशा में और प्रमुख नवाचार क्या हैं? तो गुड गवर्नेंस की ओर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे समाधान एक दिन, सीएम डैशबोर्ड का निर्माण, एमपी इनोवेशन, सीएम जन सेवा, ऐसी अनेक प्रकार के नवाचार लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो जब भी आपको मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां लिखना है या किसी भी योजनाओं का सफलता लिखना है या किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है, तो आप इन सब स्कीम को उसमें ज़रूर से ज़रूर लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2021 के तहत जो मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान चलाया गया, उसके तहत बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है सुशासन। सुशासन का मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के अंतर्गत बोला गया कि शासन का आधार ये स्तंभ होगा, स्तंभ एवं इसके मिशन और प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं। तो जो पहला मिशन है वो है मिशन जनगण। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपको अलग से 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी दिया जा सकता है। अब मिशन जनगण का मतलब क्या है? इसका मतलब है सहजता से आमजन को नागरिक सेवाएं प्रदान करना, पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध कराने का लक्ष्य। मतलब नागरिकों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और संवेदनशील तरीके से जो टाइम लिमिट डिसाइड किया गया है उस तक पहुंचाने का लक्ष्य किसके अंतर्गत है? मिशन जनगण के अंतर्गत है। ओके, इसको याद रखिएगा। फिर एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डेटाबेस तैयार करना। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि एकत्व कार्यक्रम का मतलब क्या है। आपको ऑप्शन में देगा एक साथ रहना, डेटाबेस तैयार करना, डिजिटली साक्षरता को बढ़ावा देना। तो इसका मतलब है एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डेटाबेस तैयार करना। फिर परिचय कार्यक्रम के माध्यम से क्या मतलब है? परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की नागरिक
सेवाएं उपलब्ध कराना। देखिए अभी क्या होता है, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग पोर्टल्स हैं, जिसपे क्या होता है सारी स्कीम का हमको लाभ नहीं मिल पाता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन परिचय कार्यक्रम क्या करेगा, एक ही पोर्टल पर आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी? एकत्व कार्यक्रम पढ़ा जिसमें डेटाबेस एक साथ लेकर आएंगे। परिचय कार्यक्रम पढ़ा जिसके तहत एक ही पोर्टल पर सारा डेटा उपलब्ध रहेगा। और एक और कार्यक्रम हमने कौन सा पढ़ा कि सहजता के साथ ट्रांसपेरेंसी पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करना। तो मिशन जनगण आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में है कानून एवं न्याय, भूलेख तथा खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना। कानून एवं न्याय व्यवस्था, भूलेख और खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंधन पर ध्यान देना, जो बेसिक पॉइंट है उनके लिए बहुत अच्छे से उनका पूरा मैनेजमेंट रखा जाएगा। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है, ये दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ओके, इसके तहत क्या बोला गया कि अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के आधार स्तंभ एवं उसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लक्ष्य बताए गए हैं? अब मिशन अर्थ का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता व किसानों को उचित मूल्य दिलाने का ध्यान केंद्रित किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना चल रही है उसके अंतर्गत जो भी कृषि उत्पादकता है उसको किसानों तक उचित मूल्य दिलाया जाएगा। मिशन अर्थ मतलब होता है पैसा। तो जो भी पैसा किसानों को उचित मुहैया कराया गया है उसको प्रदान कराने का कार्य किसके अंतर्गत किया जाएगा? मिशन अर्थ के अंतर्गत किया जाएगा। फिर उद्योगों में निवेश बढ़ाया जाएगा। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज बताया गया है। मध्य प्रदेश जो है वो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पहल कर रहा है, क्योंकि पहले अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और परमिशन लेनी पड़ती हैं, जिसके तहत क्या होता है कि व्यक्ति का मनोबल कम होता है कि ये तो सालों में प्रक्रिया चल रही है। तो ये स्टार्ट योर बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 30 डेज में अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत हमने पढ़ा? ये मिशन अर्थ के अंतर्गत पढ़ा। हाँ, एक और पहल, एक जिला एक उत्पाद, ये तो आपको अपने आंसर में लिखना ही है, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद बहुत ही अधिक फेमस हुआ है। इसके तहत सारे जिलों में, जैसे छिंदवाड़ा में क्या फेमस है, अलग अलग जिलों का कौन कौन सा प्रोडक्ट बहुत अधिक उत्पादकता वहाँ की है, तो वैसे उसको टैग दिया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद आप अपने आंसर में ज़रूर लिखिएगा। और गौ संवर्धन के लिए भी ये सारे पॉइंट्स किसके अंतर्गत आएंगे? मिशन अर्थ के अंतर्गत आएंगे। देखिए ये सब डेटा आपके पास भी होगा, लेकिन मायने ये रखता है कि आपको याद कितना है, क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर एट द टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वो क्लिक होने चाहिए, तभी आप अपने आंसर में उसको लिख पाएंगे। फिर मिशन दक्ष मतलब होता है कुशल होना। तो वोकल फॉर लोकल का आह्वान, वोकल फॉर लोकल ये जो रीजनल डेवलपमेंट है उसके लिए बढ़ाने के लिए किया गया प्रोग्राम, कि जो लोकल के लोग हैं उनकी आवाज़ पहुँचे, उनको कार्य मिले, तो वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया गया। फिर मेगा ITI खोले जाएंगे और ग्लोबल स्किल पार्क खोले जाएंगे। मेगा ITI और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? मिशन दक्ष पढ़ रहे थे। मिशन दक्ष के अंतर्गत 3 चीज़ें याद रखना है, वोकल फॉर लोकल, मेगा IITs खोले जाएंगे, ITI खोले जाएंगे और ग्लोबल स्किल पार्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो मिशन दक्ष आप याद कर लीजिए कि ये स्किल से रिलेटेड है। ओके, फिर नेक्स्ट है मिशन स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है कि अपना काम हम खुद कर पाएं। तो युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 112 करोड़ रुपए क्या किए गए? प्रदान किए गए। तो ये किसके अंतर्गत है? मिशन स्वावलंबन में क्या होगा कि युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, तो उसके तहत 112 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये भी याद रखना है। फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? तो इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत भी कार्य किए जाएंगे। फिर मिशन बोधि के अंतर्गत क्या किया गया है?
शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं इसके तहत, जैसे मिशन बोधि। बोधि मतलब होता है ज्ञान। तो मिशन बोधि के अंतर्गत क्या होगा कि 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है आप सुधार लीजिएगा, क्या होगा, स्मार्ट क्लासरूम खोले जाएंगे। सीएम राइज स्कूल, ये 3 नंबर में भी आपको अलग से पूछ सकता है कि सीएम राइज स्कूल क्या है। इसकी भर्ती का प्रावधान देखिए, अभी मध्य प्रदेश सरकार में घोषणा हुई है कि कितने 14,500 स्कूल, सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा एवं स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा और पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर होगा। अब अगर आप ये सब पढ़ते हुए सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक, जैसे अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड मध्य प्रदेश सरकार एजुकेशन के लिए क्या क्या कर रही है, पोषण के लिए क्या क्या कर रही है, स्मार्ट तरीके से जो स्किल हैं उसके लिए क्या क्या कर रही है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर इंक्लूड करना है। तो क्या क्या कर रही है मिशन बोधि के अंतर्गत, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जाएगी, छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और पोषण वाटिकाओं से कुपोषण को दूर किया जाएगा। ये सब मिशन बोधि के अंतर्गत आएगा। फिर मिशन निरामय। मिशन निरामय मतलब होता है कि बीमारियों से दूर रखना, स्वास्थ्य के लिए है ये। तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रण किया जाएगा। व्हाट इज द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम? तो जो टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है, इसका मतलब ये होता है कि आप घर बैठकर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार की बीमारी को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि जो विशेषज्ञ है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लाइक अगर आपको किसी बीमारी का इलाज फॉरेन डॉक्टर के पास होना है तो हमें फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पर बैठकर भी उनकी जो सलाह है वो ले सकते हैं। तो ये टेलीमेडिसिन के प्रोग्राम को अपनाया जाएगा। फिर मेडिकल कॉलेज में सीटों की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार बनी है जिसने क्या किया है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने का शुरू किया है प्रोग्राम। तो ये भी काफ़ी इनोवेटिव कदम है। फिर भौतिक अधोसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके तहत रखा गया है मिशन निर्माण। मिशन निर्माण में क्या करेगा, 2441 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी, 65 पुलों का विकास होगा, 105 ROB का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। तो अगर आपको ये आंकड़े याद होते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं भी होते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बहुत सारे किलोमीटर तक, लगभग लगा के आप लिख दीजिए कि लगभग 2000 किलोमीटर तक सड़कें बनेंगी, पुलों का निर्माण होगा, सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की नवीन सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा, मिशन निर्माण के अंतर्गत। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, हम एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे कि पहले हमने मिशन जनगण पढ़ा था, फिर अर्थव्यवस्था अर्थ आएगा मतलब मिशन अर्थ पढ़ा, फिर मिशन दक्ष पढ़ा, फिर मिशन बोधि पढ़ा, बोधि शिक्षा के लिए है और निरामय स्वास्थ्य के लिए है। और मिशन निर्माण किसके अंतर्गत आएगा, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मिशन ग्रामोदय। नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रामोदय है, मतलब ये ग्रामों के विकास से रिलेटेड होगा। तो जल जीवन मिशन के द्वारा 33 लाख ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख घरों तक हमें हर घर नल से जल पहुंचाना है, तो 33 लाख। और अभी जो जल शक्ति मंत्रालय है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या किया था, जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जिसमें हर घर नल से जल के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 100% टारगेट को अचीव किया है, तो आंसर रहेगा बुरहानपुर। आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बुरहानपुर जिला है उसने हर घर नल से जल में अपने टारगेट को कंप्लीट। ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने के लिए बल स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि किसानों की आय को भी दोगुना करना है। 2022 तक ये टारगेट रखा गया था, लेकिन अभी अचीव तो हुआ नहीं, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इससे तो अब आप सभी वाकिफ ही हैं। फिर PM आवास योजना, मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
फिर अब गाँवों का विकास किया है तो नगरों को नहीं छोड़ सकते, तो मिशन ग्रामोदय और अब याद रखना है मिशन नगरोदय, जिसके तहत क्या करना है कि बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जिसमें इंदौर तो प्रमुख नगर है, स्टार्टअप पॉलिसी भी इंदौर लेकर आया है, स्मार्ट सिटी भी इसको बनाया जा रहा है। और भी मध्य प्रदेश में लगभग 7 और अन्य जिले भी हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कार्य क्षेत्र चल रहा है। तो ये पूरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आपको 11 नंबर का प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो आपको अपने आंसर में अगर शिक्षा से रिलेटेड कुछ पूछता है, कृषि से रिलेटेड पूछता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड पूछता है, तो आपको ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करने हैं। देखिए, मेंस में जो बच्चा मेंस लिख रहा है तो वो सभी को आता है सब कुछ, लेकिन आप अपना आंसर दूसरे से बेहतर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इंक्लूड करके बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अगर आप 2 बार सुन लेंगे और जो शॉर्ट में मेन पॉइंट अगर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पेपर के एक दिन पहले भी रिवाइज कर लेंगे तो आपको बस रिकॉल करना पड़ेगा और आपसे ये पॉइंट्स अच्छे से बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं मेंस के लिए भी ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जो आपको हेल्पफुल होंगे वो लेकर आऊँगी। और भी यदि आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।